हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरिया की मोस्ट अवेटेड ड्रामा अ सॉ फॉर किलर्स का सीज़न 2। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। हम बेल को एक बिल्डिंग पे देखते हैं। वो कहीं जा रहा होता है। उसे जाते हुए एक एम्प्लॉय रोकता है, तो बेल अचानक से उस पर अटैक कर देता है। फिर सामने ही दीवार पे वो एक मिसाइल शूट करता है। दीवार के उस पार हम दूसरे बेल को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है दीवार की दूसरी साइड वाला बेल ओरिजिनल है और इस साइड जो है वो अपना मास्क हटाता है, तो हम देखते हैं कि वो बेल नहीं बल्कि जिनमैन है, जिसे देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनमैन की डेथ वाला सीन, जहाँ पे जिनमैन अपने सामने फेक बॉडी को देख रहा होता है और वो वहाँ पे छुप जाता है। तभी वहाँ जोंगमिन आता है। उसे लगता है जिनमैन मर चुका है, पर जिनमैन पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव जीवू होता है। वो कॉल पे कहता है कि जिनमैन मर गया है। उसकी फैमिली में अब सिर्फ उसकी नाइस जियान रह गई है। फिर हम देखते हैं जीवू एक जगह पे आता है, एक कंटेनर के अंदर जाता है। उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट रूम होता है, जिस रूम में पासिन, सियोंग और जिनमैन भी होता है। ये सब यहाँ पर बेबीलोन बिल्डिंग में घुसने का प्लान बना रहे होते हैं। जिनमैन कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 64 घंटे हैं। पासिन कहता है अगर हमें बेल को मारना ही है तो हम उसको बाहर भी तो मार सकते हैं। जिस पर जिनमैन बताता है कि उस बिल्डिंग के अंदर एक सर्वर है जिसमें कि बेबीलोन की क्लासिफाइड फाइल्स, किडनैपिंग, नॉर्थ कोरिया से जो इलीगल वेपन सप्लाई की जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। यहाँ तक कि बेल ने जितने भी सिविलियंस को मारा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर है। वो कहता है अगर ये मिशन फेल हुआ तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली और मैं चाहता हूँ जियान एक पीसफुल लाइफ जिए, इसलिए हम इस मिशन को फेल नहीं कर सकते। हमें जियान को बचाने के लिए इस सील्ड की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर शियोंग कहता है इतनी जल्दी हम उस डाटा को कॉपी नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा हुआ है। जिस पर जिनमैन कहता है कि हम उसको पूरा ही उठाकर आएंगे। सियोंग बताता है कि उस सर्वर को हर 1500 घंटे के बाद चेक किया जाता है। इसके लिए उसे अंडर वाटर से बाहर निकाला जाता है, जिसमें कि 20 मिनट लगते हैं। इसी टाइम हमें कुछ करना होगा। वो लोग वेपन्स को अंदर नहीं ले जा सकते। इसकी वजह से वो बिल्डिंग के अंदर से ही वेपन्स और वॉर्म्स लेने का प्लान बनाते हैं और ये काम वो पासिन को दे देते हैं। बेबीलोन में घुसने के लिए वो लोग एक आदमी का फ़ोन हैक करके उसकी आईडी कार्ड बना लेते हैं और एक कचरे की गाड़ी भी तैयार करते हैं जिसे वो खुद ही पेंट करते हैं। यहाँ पे जिनमैन कहता है कि बेल को मैं देख लूँगा। इसी बीच जिनमैन के पास जियान का कॉल आता है। जिनवू से बात करता है और कहता है तुम्हारे अंकल की डेड बॉडी हमको मिली है। नेक्स्ट सीन में जिनवू जियान को उसके अंकल की डेड बॉडी दिखाता है। दूसरी ओर जिनमैन और पासिन को देखते हैं। पासिन कहता है क्या हमको मिस्टर किम पर भरोसा करना चाहिए। जिनमैन कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम की तरफ। के पास योंगहान आता है। योंगहान मिस्टर किम को अब यहाँ पे एक ऑफर देता है। कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम हमारी ब्रांच में आके ट्रेनिंग दो, इससे तुम्हारी डैमेज रेपुटेशन भी ठीक हो जाएगी। मिस्टर किम कहता है मतलब तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे जिनमैन को धोखा देना होगा। योंगहान कहता है सॉरी जो मैंने पहले सोंगजो को भेजा, मुझे खुद ही आना चाहिए था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनहाई को, जो कि कोरिया वापस आ गई थी। अब हम देखते हैं वो जियान को बचाने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब मिशन वाला डे भी आ जाता है। जिनवू कचरे की गाड़ी को ड्राइव करके पासिन और जियोंग को अंदर ले जाता है। अंदर वो देखते हैं उन्हें एक एक्सरे लेयर से गुजरना है। तभी वहाँ पे 3 ड्रम नजर आते हैं और उस ड्रम में जियोंग और पासिन थे। वो गार्ड जिनवू को उस ड्रम को खोलने को बोलता है। जब जिनवू ड्रम खोलता है तो उसके अंदर हॉस्पिटल का वेस्टेज था जिसमें से स्मेल आ रही थी। जिनवू कहता है अब सब खोलूं क्या, लेकिन वो गार्ड बंद करने को बोल देता है। इस तरह से जिनवू पासिन और जियोंग को बेबीलोन के अंदर ले आता है। अंदर वो देखते हैं कुछ मेंबर्स शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहे हैं और ये बात जिनवू जिनमैन को बताता है। सीन शिफ्ट होता है मिनहाई की तरफ, जो कि जियान को बचाते हुए जख्मी हो गई होती है। उसे देखकर ब्रदर जिनमैन को बता देता है कि मिनहाई जख्मी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो पासिन को शॉपिंग मॉल जाने के लिए कहता है। मतलब कि अब सियोंग को अकेले ही मिशन को कंटिन्यू करना होगा। जिनवू और पासिन बाहर आ जाते हैं। पासिन जिनमैन से कहता है कि मरना मत, आज हम सब में से कोई भी नर्क नहीं जाने वाला। वो कहता है जियान के पास हम सब है जो कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अंदर हम सियोंग को देखते हैं जो कि सारे सीसीटीवी कैमरेज और सब कुछ पर कंट्रोल कर चुका होता है। बाहर हम जिनमैन को देखते हैं जो कि बेल का मास्क पहन लेता है, जिसके बाद वो एंट्री लेता है, लेकिन गार्ड उसको रोक लेते हैं और नोटिस कहते हैं कि बेल पहले ही अंदर गया था, लेकिन बाहर आने का कोई भी रिपोर्ट नहीं था। इसके बावजूद भी वो उसे अंदर जाने दे देता है, क्योंकि जिनमैन ने कह दिया था कि वो अपनी गन वापस लौटाने के लिए आया है। अंदर जिनमैन आर्मरी की तरफ जाता है तो वो लोग उससे रीज़न पूछते हैं, तो जिनमैन कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी गन वापस लौटाने आया हूँ। वो लोग खोल देते हैं। जिनमैन अंदर जाता है। जब जिनमैन वहाँ पे गन देने लगता है तो वो गार्ड को बेहोश कर देता है। जिनमैन वहाँ से बम्स को लेने लगता है, पर हम देखते हैं तभी वहाँ पे रोबोट एक्टिव हो जाता है और वो सीधा जिनमैन पर अटैक कर देता है। वहीं पास पे एक सोल्जर होता है। वो अपने सीनियर से कहता है मैंने टीम लीडर को ऊपर वाले फ्लोर पे देखा था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मैंने उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर देखा। उसे कुछ गड़बड़ लगती है जिसकी वजह से वो उसकी लोकेशन चेक करने लगते हैं। उस टाइम पर सर्वर को भी चेक किया जा रहा होता है। उसका 20 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इधर हम जिनमैन को देखते हैं जो कि रोबोट को खत्म कर देता है और उसको खत्म करने के लिए वो गन्स का यूज़ करता है। गन्स की आवाज़ सुनकर कुछ सोल्जर्स अंदर आते हैं। जिनमैन आसानी से उनको हराकर वहाँ से जाने लगता है। इधर सर्वर को चेक करने के बाद उसे वापस पानी में डाल रहे होते हैं। जिनमैन के ना आने पर सियोंग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो खुद ही नीचे आ जाता है और उस सर्वर को नीचे जाने से रोक देता है। तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं जिनमैन भी सही टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस एम्प्लॉय को जो कि जाके अपने सीनियर से कहता है कि मैंने बेल को देखा, लेकिन बेल को थोड़ी देर पहले मैंने सिचुएशन रूम में देखा था, तो वो 2 डिफरेंट प्लेसेस पे एक टाइम पे कैसे आ सकता है। उन लोग का जो टीम लीडर होता है वो समझ जाता है कि सिस्टम हैक हो चुका है और वो सब अपने ड्रोन्स को चारों तरफ भेज देते हैं।
उनमें से एक ड्रोन जिन्हू का पता लगा लेता है, लेकिन जिन्हू गन से उसको उड़ा देता है। अब बेबीलोन के अंदर बेल योहान से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है जिनमैन मर चुका है? तभी वहाँ पर रेड अलार्म बजने लगता है। इसी बीच वहाँ पर जिनमैन बॉल को बम से उड़ाते हुए एंट्री करता है और अपने मास्क को भी निकाल लेता है। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच वहाँ से बेल भाग जाता है। जिनमैन भी सोनिक साउंड का यूज़ करके सभी सोल्जर्स को घुटनों पर ला देता है और बेल का पीछा करता है। दूसरी तरफ जिन्हू की कार तक सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। इधर जिनमैन के पास बेल आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी बेल नीचे लटक जाता है। जैसे ही जिनमैन उसको मारने वाला होता है, बेल उसको फिर मिलेंगे बोलकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जिनमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है। अब भागते भागते जिनमैन छत पर आता है। पीछे पीछे योहान सोल्जर्स के साथ आता है। कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ जिनमैन। तभी सियोंग पीछे से हेलीकॉप्टर लेकर आता है, जिसे देखकर जिनमैन उनकी तरफ भागने लगता है। सारे सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक गोली उसके पैर पे लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरता, वो सर्वर के ऊपर होता है, जिसको वो पूरा लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर सीजन 1 खत्म हुआ था। घर की साफ सफाई चल रही होती है, तभी उनको एक अनजान बंदे के आने की रिपोर्ट मिलती है। जियान देखती है टैक्सी से कोई आ रहा है और वो देखती है वो अनजान पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल है, जो कि जिनू के साथ आया होता है। जियान अपने अंकल को देख के सीधा जाके उसको गले लगा लेती है। दूसरी ओर हम ओसाका में देखते हैं एक लड़की होती है जिसके पास किसी का कॉल आता है। वो कहता है, तुम्हें जिनमैन तो याद ही होगा। जिसमें वो लड़की कहती है, हाँ मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। और यहीं पे एपिसोड 1 का एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बेल और उसके बॉस को देखते हैं, जो कि जिनमैन के घर के बाहर होते हैं। यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो कि उसको ढूंढने के लिए यहाँ आए होते हैं। सेम टाइम पर हम जिनमैन को देखते हैं, जो कि थोड़ी दूर पर एक स्नाइपर लेके बैठा हुआ होता है। वो बेल को अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहा होता है। इधर सोल्जर्स घर के अंदर चेक करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी एक छोटी सुरंग देखते हैं। रोबोट अंदर जाता है, जांच करने लगता है, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे बम बीप करने लगते हैं। सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। बाहर बेल योंग हान से कहता है, जिनमैन कहीं से हमें देख रहा होगा। जिनमैन जीनू के साथ पास के खेतों में होता है। अपनी स्नाइपर से बेल को मारना चाहता है, लेकिन जीनू कहता है कि गाड़ी बुलेट प्रूफ है, हम उसको नहीं मार पाएंगे। 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान रनिंग कर रही होती है। वो अपने अंकल से किए हुए बात के सीन को याद करती है। जिनमैन कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो, लेकिन मैंने ऐसा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जियान कहती है, मुझे पहले आप पर डाउट हो गया था, आप कोई सिंपल इंसान नहीं थे। आप यहाँ पर हथियार की डिलीवरी करते हो, लोगों को हथियार सेल करते हो और एक दूसरे को मार देते हैं। जिनमैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है, मैं ये सब नहीं करना चाहती, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आपने एक बार मुझसे कहा था, मेरा जो भी डिसीजन होगा आप मेरा साथ देंगे, वो मेरी चॉइस होगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनमैन इसे गन देता है, साथ में नई आईडी जिसमें इसका नाम होता है एरिन, और कहता है कि अब तुम्हें अपने दम पर रहना होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में इसे ब्रदर मिलता है, जो इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ और चीज़ें देता है, साथ में एक बैग भी देता है। कहता है, तुम जहाँ भी जाओगी इस बैग को वहाँ पे जाके ओपन करना। जियान कहती है, मेरे अंकल के साथ मिलकर वहाँ पर कैमरे फिट मत करना, नहीं तो मैं मार दूंगी तुम्हें। ब्रदर कहता है, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। फिर वो उसे हक करती है और कहती है, अपना ध्यान रखना, और वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे वो रनिंग कर रही होती है। पास में एक लड़का अपनी नाव पर होता है, वो उसे देख रहा होता है। जियान अपने घर आती है, बर्तन साफ करती है और पानी पीती है। यहाँ पे जियान मिस्टर ली को देख पा रही होती है। ये सब बस उसका इल्यूजन होता है। यहाँ हमें पता चलता है जियान को मिस्टर ली की मेमोरीज डरा रही होती है अभी भी। अगले दिन हम जियान को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लेडीज़ के साथ मिलकर वो काम कर रही होती है। लेडीज़ उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उनसे इतना बात नहीं करती। इस वजह से उस लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लेडी उसको देखती है और कहती है, तुम अपना हाथ आराम से चलाओ, हमें यहाँ पर प्रति घंटा के हिसाब से पैसा मिलता है, जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एरिन कहती है, मैं समझ गई। हालांकि बाद में वो जल्दी से अपना काम करके चली जाती है। महिलाएं बाद में इसके बारे में बातें करने लगती है। कहती है कि इसे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन यह कभी किसी से बात नहीं करती। तभी इनके पास वूजिन आ जाता है और गॉसिप करता है। लेडीज़ लोग उसकी वेडिंग को लेकर उसको चिढ़ाते हैं। एक बूढ़ी कुछ खाना देती है और कहती है, एरिन को देना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही चली गई, तुम उसको दे के आना। अगले सीन में हम वूजिन को देखते हैं, जो कि जियान के घर के पास होता है। पहले वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो किस तरीके से उसको खाना देगा। डोर नॉक करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। अंदर हम जियान को देखते हैं, जो कि अपने ड्रीम में अभी ली को देख रही होती है। एकदम से चिल्लाती है। वूजिन को लगता है कुछ हो गया, वो दीवार चढ़ के अंदर चला आता है। वहाँ पे जियान ने एक ट्रैप लगाया होता है, जिसमें वो फंस जाता है। जियान को लगता है कि कोई आदमी अंदर घुस गया है। अपनी गन लेके वो बाहर आती है, लेकिन यहाँ पे वो वूजिन को देखती है। जियान उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वूजिन कहता है, मैं तो खाना देने के लिए आया था, लेकिन मेरे साथ ये सब हो गया। वो अपनी गन को छुपा लेती है और उसके पैर को छुड़ा देती है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जियान अपने कमरे में आती है और एक सीक्रेट रूम में आती है। यहाँ हम देखते हैं उसने कई जगह पर कैमरा लगाए हुए हैं। उन सब का कनेक्शन यहीं पर होता है। यहाँ पे वो सबको देखती है। वो वूजिन को कैमरे में ध्यान से देखती है। वो इसके घर की ओर देख रहा होता है, बाद में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं, यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं कि जिनमैन से मिलने के लिए आए होते हैं। तभी जिनमैन का कॉल आता है, जो कि उसको बताता है, हमारे चारों तरफ जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो सारे सोल्जर्स हैं, जो कि मुझे पकड़ने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। जिनमैन कहता है, अगर वो लोग चाहते हैं कि मैं उनसे अच्छे से बात करूँ तो उन्हें ये सब बंद करना होगा। इसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। इसके बाद ऑफिसर नीचे जाता है और
अपनी कार में नोटिस करता है कुछ, तो वो अपने पार्टनर से कहता है कि मैं यहाँ से अकेले चला जाऊँगा, तुम चले जाओ, मुझे अपनी गाड़ी वॉश करानी है। जब वो अपनी गाड़ी के अंदर आता है तो वहाँ जिनमैन होता है। जिनमैन कहता है चलो चलते हैं। ये उससे पूछता है कहाँ पे? जिनमैन कहता है गाड़ी वॉश करवाने। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो ऑफिसर कहता है मेरा बिलीव करो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ बेबीलोन के एजेंट हैं। जिनमैन कहता है ठीक है, पर मेरी कुछ कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन फॉलो करते हो तो मैं डील करूँगा और डाटा वापस लौटा दूँगा। दोस्तों, यहाँ पे जिनमैन के पास एक कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जो उसने पहले सर्वर से ले लिया था। ये उसी डाटा के बारे में बात कर रहा है। जिनमैन अपनी कंडीशंस बताता है कि जो वॉर होने वाली थी वो नहीं होनी चाहिए और मुझे और मेरी भतीजी को कुछ ना करे तो मैं तुम्हारे सर्वर को वापस कर दूँगा। अगर मेरी भतीजी को ज़रा सी भी खरोच भी आती है तो मैं सारे सर्वर को लीक कर दूँगा। तुम लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। फिर वो उस ऑफिसर से उसकी बीवी और बच्चे के बारे में पूछता है। यहाँ पे वो ये शो करना चाहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। जब वो ऑफिसर पीछे कार में देखता है तो जिनमैन पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडीज़ को देखते हैं जो कि बेबीलोन बिल्डिंग पर लैंड करती है। फिर हम उस ऑफिसर्स को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ होता है और जिनमैन ने जो भी उसे कहा होता है वो सब उसको यहाँ पे बता रहा होता है। जब ये लोग अपने ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं उसी ऑफिस में वो लेडीज़ बैठी हुई है। वो बताती है कि मैं इस एशिया की ब्रांच की हेड हूँ और उसका नाम कुशनागी है। वो कहती है कि तुम लोगों ने जिनमैन को 1 साल से नहीं पकड़ पाया है। इसकी वजह से अब यहाँ की बॉस मैं हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि जहाज़ पे होते हैं। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम जे होता है। इनका बॉस सबसे कह रहा होता है कि तुम सबको काम कंप्लीट करने के लिए 5 घंटे दिए जाते हैं। जे के साथ एक आदमी और होता है, वो उसको की देता है। जे अपने फ़ोन पे 5 घंटे का टाइम सेट कर देता है। अपनी बाइक लेके वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम कुशिनागी को देखते हैं जो योंगवान से बात करती है। कहती है कि मैं जिनमैन को खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन योंगवान कहता है मुझे एक चांस और दो। जिसमें वो लेडी कहती है तुम्हें 1 साल से ज़्यादा टाइम दे दिया है लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। उसके पास तुम्हारा सीक्रेट डाटा भी है और वो अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी हम बेल को देखते हैं जो कि उसके एजेंट्स को मारते हुए अंदर आता है। कुशानागी बेल के पास जाती है और उसे कहती है कि अब हम दोनों साथ में काम करेंगे, मैं तुम्हारी नई बॉस हूँ। फिर हम योहान को देखते हैं जिसे जॉब से निकाल दिया गया होता है। वो अपना सामान लेकर बिल्डिंग में आता है। वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है। जब वो लिफ्ट में होता है तो एक आदमी को देखता है जो हेलमेट लगाकर एंट्री करता है। वो समझ जाता है कि वो आदमी उसे फाइट करने के लिए आया है जिसकी वजह से वो कॉल को कट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर में वो आदमी उसकी जान ले लेता है। सेम टाइम पे हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में ये सब देख रहा होता है। वहीं से वह पुलिस को कॉल लगाने वाला होता है लेकिन वो जिसने उसकी जान ली थी वो उसके सामने आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। सीन दोबारा से जहाज़ की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे बॉस सबसे कह रहा होता है कि एक आदमी कम है, तुम्हारा एक साथी गायब है। यहाँ पे वो आदमी बहाना बनाने लगता है कि वो वॉशरूम गया हुआ है। तभी हम देखते हैं टाइम रहते वो आदमी आ जाता है। मतलब जे यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उस अनागी के पास कॉल करता है और कहता है मिशन सक्सेस हो गया। वो लेडी कहती है तुमने अच्छा काम किया, अगले मिशन के लिए तैयार रहना। ये दोनों जापान से होते हैं। जे कहता है हम कोरिया आ चुके हैं, क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा है? वो कहती है नहीं, और वो कहती है मुझे अपना ऑफिस ट्रांसफ़र करवाना होगा। फिर वो एक साइट को देखती है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में होती है। फिर हम जियान को उसके घर पे देखते हैं। पिछली बार जब वूजिन यहाँ आया होता है तो उसका फ़ोन टूट गया रहता है तो वो उसी को देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में गाँव वालों के साथ होती है जो लोग शहर जाने वाले होते हैं। वहाँ एक लेडी उससे पूछती है तुम क्या करने के लिए जा रही हो? जियान बताती है वो शॉप पे जाएगी। वूजिन उसके पास आता है और उससे कहता है अगर तुम उस साइट से नहीं आ पाओ तो मुझे कॉल करना, मुझे यहाँ सब चीज़ के बारे में पता है। और फिर वो उसे अपना नंबर बताता है। जियान कहती है ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। वो पलट के वूजिन को देखती है। नेक्स्ट सीन में जियान फ़ोन को ठीक करवा लेती है। बाद में जब वो बस में होती है तो वो नोटिस करती है कि एक आदमी उसे देख रहा है। बाद में वो एक रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ पे वो एक आदमी को देखती है, उसे लगता है वो ली है लेकिन ये सब उसका इल्यूज़न होता है। तभी यहाँ पर वही आदमी आता है जो बस में उसे देख रहा होता है। जियान को लगता है वो उसे फ़ॉलो कर रहा है इसलिए वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। लेकिन ये आदमी भी उसे फ़ॉलो करते हुए उसके पीछे जा रहा था। जियान भागकर आगे आ जाती है। जैसे ही वो उसके पास में आता है वो उसे पकड़ती है और मारना स्टार्ट कर देती है। पूछती है तुम कौन हो? तुम मुझे फ़ॉलो क्यों कर रहे हो? वो आदमी कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। इस रेस्टोरेंट में तुम अपना फ़ोन भूल गई थी, वो लुटाने के लिए आया था। फिर वो वहाँ से डर के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान अपने आइलैंड पर जाना चाहती है लेकिन उसे पता चलता है बारिश की वजह से सारी फेरी कैंसिल कर दी गई है। वो आराम से बैठ जाती है। वो याद करती है कि वुजिन ने कहा था कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे पास कॉल कर देना। वो कॉल करना चाहती है पर रुक जाती है, पर फिर बाद में वो कॉल कर लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वुजिन के साथ वो नाव पे होती है। वो उसे घर ले जा रहा होता है। वो उससे पूछता है तुमने कुछ खाया? फिर वो उसे कुछ खाने के लिए देता है। जियान कहती है तुम मेरे घर आए थे लेकिन वहाँ पर ट्रैप था, तुमने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। वुजिन कहता है तुमने ऐसा कुछ किया था तो इसमें कुछ रीज़न होगा, इसलिए मैंने नहीं पूछा। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, तुम्हारे भी कुछ रीजंस होंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मरीन्स आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम्हारी बोट को चेक करना है। जैसे ही वुजिन ये सुनता है वो कहता है ठीक है। वो जियान को बुला के उससे सीप का हैंडल पकड़ा देता है और पीछे आता है। वहाँ से वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें कुछ सामान होता है। वो उस बॉक्स को पानी में फेंकने वाला होता है लेकिन तभी वो बॉक्स खुल जाता है और सारे सामान नीचे गिर जाते हैं। वो सब गन्स होती है। उसके फ़ोन पर जो कि जियान देख लेती है। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो कि मल्टी हेल्प वेबसाइट का होता है। मैसेज में लिखा हुआ रहता है तुम्हें जो काम दिया गया था तुमने वो पूरा किया या नहीं। जियान भी इस मैसेज को देख लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन मैन को दिखाया जाता है जिसके पास ब्रदर दौड़ कर आता है और एक साइट को दिखाता है जिसमें कि जियान की फ़ोटो होती है और उसके ऊपर 2 मिलियन का इनाम होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं 3 की शुरुआत में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अभी से ठीक 16 साल पहले का सीन। हम जापान में एक होटल में एक लड़की को देखते हैं जो फ़ोन पे बात कर रही होती है। यहाँ पे एक ऑपरेशन होने वाला होता है।
इस लड़की को बताया जाता है कि होटल के अंदर कुछ टेररिस्ट है, उन्होंने हॉस्टेलिस को बंदी बना के रखा हुआ है और उन हॉस्टेलिस में हमारे एक वीआईपी भी है, साथ में उसकी फैमिली भी, हमें उन्हीं को बचाना है। वो उसे चेक करने बोलती है कि वहाँ कितने लोग हैं। बाद में वो लड़की ऐसा ही करती है, वो खाना पहुँचाने के लिए वहाँ जाती है और टेबल के नीचे गन छिपा के रखी होती है। वहाँ के लोग खाना अंदर ले जाने से पहले उस लड़की को चेक करते हैं, उसके बाद उस टेबल को अंदर ले जाते हैं जिसमें खाना होता है। दरवाजे से वो अंदर का सब चीज़ ऑब्जर्व कर लेती है कि अंदर में कितने लोग हैं, फिर वो वहाँ से चली जाती है। वापस से वो कॉल करती है और उस लड़की को बताती है कि जितना हमने गेस किया था उससे ज़्यादा ही यहाँ पे हॉस्टेजेस हैं, हमें सभी को बचाना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ टेररिस्ट हॉस्टेजेस के भेस में भी हैं। वो उसे पूछती है क्या तुम श्योर हो, लेकिन ये मना करती है। तो उधर से वो फ़ोन में कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ऑपरेशन शुरू करना होगा। यहाँ हम देखते हैं फ़ोन पे बात करने वाली लड़की कोई और नहीं, कुशन आगे होती है। वो जे से कहती है क्या तुम रेडी हो, वो हामी भरता है। लेकिन फिर वही होटल वाली लड़की जे को फ़ोन पे कहती है कि ऑपरेशन के लिए मत जाना, ये बहुत ही रिस्की है। पर ये उसकी बात नहीं सुनता और अपनी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए चला जाता है। वहाँ बाहर में 2 आदमी होते हैं, ये लोग उन्हें मार देते हैं और जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं, हम देखते हैं सामने एक ट्रैप होता है, वहाँ पे बम लगाया होता है और यहाँ पर सभी की डेथ हो जाती है बम ब्लास्ट होने की वजह से। जे भी मरने के कगार पे होता है, तभी वहाँ पे वो लड़की अपने भाई को बचाने आती है। दरअसल जे इस लड़की का भाई होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ अचानक से जिन मैन आ जाता है, वो उस लड़की को पकड़ के रूम के अंदर ले जाता है और उसे कहता है तुम यहीं पे वेट करो, बाहर मत आना। और फिर वो उस सीन में चला जाता है जहाँ पे लड़ाई हो रहा होता है। अब प्रेजेंट में सीन आता है, यहाँ पे हम वही लड़की को देखते हैं जो बार में बैठी होती है और इसका नाम होता है क्यू। ये वही सीन होता है जहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हुआ रहता है। यहाँ पे वो बताती है कि हाँ मैं जिन मैन को जानती हूँ। वहाँ पे वो एक आदमी की प्रोफाइल को देख रही होती है जिसका नाम होता है सिग्मा। वो उसके सामने ही बैठा होता है। वो उसे सेड्यूस करती है और अपने साथ अंदर ले आती है। वहाँ पे वो लोग रोमांस करते हैं, पर मौका देखकर वो उसकी गर्दन के अंदर इंजेक्शन लगा देती है। वो आदमी कहता है ये सब क्या है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्यू कहती है तुमने बेबीलोन में चोरी की, अब तुम्हें मरना होगा। थोड़ी देर के लिए इनकी फाइट होती है। क्यू उसकी डाई से उसको मारने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी हम देखते हैं बाथरूम के अंदर कुछ लड़कियाँ आ जाती है। अंदर से वो आवाज़ें सुनती है, चेक करने वाली होती है, लेकिन तभी क्यू दूसरी टाइप की आवाज़ें निकालने लगती है, जैसे वो लोग इंटीमेट हो रहे हो। बाकी बाहर की लड़कियाँ हंसने लगती है और कहती है किसी होटल में जाना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चली जाती है। क्यू उस आदमी को मार देती है और फ़ोन पे बताती है ऑपरेशन सक्सेस रहा और इसे नेक्स्ट ऑपरेशन दिया जाता है, जो कि होता है जिनमैन को पकड़ना। साथ में जियान की फ़ोटो को देखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा होता है, लेकिन ये फेक होती है, बस प्रैक्टिस के लिए, जो इसका भाई जे कर रहा होता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। वो हॉस्टेजेस को बचा नहीं पाता। क्यू बताती है तुमने कहाँ पर गलती की थी, उसको एडवाइस देती है तुम्हें क्या करना चाहिए। बाद में वो अपनी टीम से बात करती है और कहती है हमारे पास एक नया ऑपरेशन है और मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ। हमें जिनमैन को पकड़ने के लिए कोरिया जाना होगा। उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ जियान वुजिन के फ़ोन पर मुर्ते की मैसेज को देख लेती है। गार्ड भी नाव पे आ जाते हैं और चेकिंग करने लगते हैं। वो लोग वुजिन से बात करते हैं और बताते हैं तस्करी को लेकर हमें रिपोर्ट मिली है, लेकिन इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो लोग वहाँ जियान को देख लेते हैं और कहते हैं यह कौन है, क्या ये तुम्हारी जीएफ है। वो हंसने लगता है। वो लोग भी हंसते हैं और कहते हैं वुजिन जल्दी शादी करने वाला है, लेकिन वुजिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं ये लोग अपने आइलैंड पर आ जाते हैं। जियान कोई भी बात नहीं करती वुजिन से, सीधे अपने घर पर आ जाती है। वो फ़ोन पे मुर्थे की ऐप को देख रही होती है, उसे डाउनलोड करती है, लेकिन इसे लॉगिन नहीं कर पाती। जिन मैन पासिंग के नंबर को देखने लगती है, कॉल करने का सोचती है पर नहीं करती। तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो बाहर आके देखती है तो वूजिन होता है। वो उसे बात करने के लिए आती है, लेकिन साथ में इसके पास गन भी रखी होती है। वूजिन कहता है ये सब का वो एक्सप्लेन करना चाहता है, पर वो मना कर देती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो। अंदर आके वो अपने बैग वगैरह पैक करने लगती है कि यहाँ से भागना होगा, लेकिन फिर वो ली को देखती है। वो कहता है भागने से कुछ नहीं होने वाला है। वो उस पर चिल्लाती है, उसे जाने के लिए कहती है। जियान उस सीन को याद करती है जब ब्रदर ने उसे एक बैग देते हुए कहा था कि वहाँ पहुँच जाने के बाद खोलना। वो उस सीन को याद करके उस बैग को खोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो नाव पे आती है और वहाँ पे कैमरा लगा देती है। फिर हम क्यू के टीम को देखते हैं जो कि कोरिया आ चुके होते हैं। वो लोग मिलने जा रहे होते हैं कुशानागी से। कार में जे अपनी बहन क्यू से कहता है वैसे जिनमैन ने क्या किया है, उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं। क्यू बताती है शायद वो देशद्रोही बन गया है। जिसमें जे कहता है क्या ही किस्मत है, तुम्ही ने उसे बेबी लोन में रिकमेंड किया था, तुम्ही ने उसके एंट्री करवाई थी यहाँ पे, लेकिन अब देखो तुम्हें ही उसको पकड़ने के लिए बोला जा रहा है। वो अपने भाई से कहती है उसने तुम्हें बचाया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनमैन ने क्यू से कहा था कि मैं उसे बचा लूँगा, और बाहर आता है जे के पास, उसको वहाँ से घसीट के अंदर ले जाता है और ऑपरेशन कंटिन्यू करने जाता है। लेकिन हम देखते हैं हॉस्टेलिस के रूप में वहाँ टेररिस्ट होते हैं जो कि वहाँ हॉस्टेलिस को पकड़े रहते हैं और वो लोग फाइट करने लगते हैं जिनमैन से। हॉस्टेलिस को पकड़ के कहते हैं अपनी गन्स नीचे रखो नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा। क्यू को भी पकड़ लिया जाता है। वो चिल्लाने लगती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जाने दो, मेरे घर में बच्चे हैं। ऐसा वो नाटक करने लगती है। ये सब वो झूठ बोल रही होती है। तभी जिनमैन अपने दोस्त से कह के दोनों को मतलब अपना अपना गन नीचे रखने वाला होता है, तो क्यू इशारा करती है और अपने शर्ट के अंदर से चाकू बाहर निकालती है, इतनी पीला सा चाकू जैसा चीज़, और उससे उस आदमी को मार देती है। अपनी बंदूक को तुरंत निकालती है और दूसरे आदमी को गन से शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम जिनमैन को क्यू के साथ देखते हैं। वो उसे बताता है कि वो कोरिया का स्पेशल फोर्स से है। क्यू कहती है कि मैं इनकी लीडर हूँ, हमें नहीं पता था तुम भी यहाँ ऑपरेशन करने के लिए आए थे।
वो कहती है कि मैं पहले ऑपरेशन के बारे में नहीं बता पाई क्योंकि ये हमारा रूल है। जिनमन कहता है ठीक है। बाद में वो उससे ड्रिंक के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे कह देता है कि मैं भी कोरिया जाने वाला हूँ। जाते वक्त जे भी जिनमैन से बात करता है और उसे थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। जिनमैन क्यू को रोक के कहता है, अगली बार चाहे हम जहाँ भी मिले, कोरिया में या जापान में, हम लोग ड्रिंक जरूर करेंगे। ये सुन के क्यू खुश हो जाती है और उसे हैंडशेक करती है। प्रेजेंट सीन में देखते हैं जहाँ पे ये लोग बिल्डिंग में आते हैं। क्यू कहती है कि अब से हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन तभी यहाँ अंदर कोई होता है। वो लोग वहाँ देखने जाते हैं तो यहाँ पे बेल होता है। बेल इन सबको देखता है और कहता है, अच्छा तुम ही हो जो जिनमैन को पकड़ने के लिए 7 समुंदर पार करके आए हो। क्यू कहती है, मैं इनकी टीम लीडर हूँ। बेल उसकी इंसल्ट करता है और कहता है, लड़की ऐसा काम करेगी। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। क्यू का एक आदमी उसे रोक लेता है। जे कहता है, एक आंख वाले कोरियन तुम ही एजेंट हो, अपने आप को चेंज करो। बेल कुछ नहीं कहता और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सबको कुसानागी के साथ देखते हैं। वो सबको जिनमैन के बारे में बताती है, साथ में उसके बाद जियान के बारे में भी बताती है, और जिनमैन के बाकी साथी सभी के बारे में वो उन सबको बता देती है। यहाँ पे उन्हें मुत्ते के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐप है जो कि जिनमैन ने बनाया है और हथियार सेल करता है। जे कहता है, उसे एक आंख वाले के बारे में क्या करे। कुसानागी कहती है, क्या तुम बेल की बात कर रहे हो, क्या तुम लोग उससे मिले। वो हामी भरता है। कुसानागी कहती है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो, लेकिन ये मना करता है और कहता है, मुझे लगता है हमारे रास्ते में आ सकता है वो। क्यों उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है। तभी सीन कट हो जाता है। फिर सब कोई बैठ के एक दूसरे के साथ काम के बारे में बात करने लगते हैं। क्यों कहती है, हो सकता है जिनमैन को शांति चाहिए। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो अपने घर पे होती है। वो उस ऐप को देख रही होती है, डाउनलोड करती है लेकिन लॉगिन नहीं कर पाती। तो ब्रदर के पास मैसेज करती है, इस ऐप के बारे में बताओ। वो कहता है, ये हमारी वाली ऐप नहीं है, मतलब ये पुरानी ऐप नहीं है, इसमें लॉगिन मत करना। तभी कैमरा में वो वूजिन को देखती है जो नाव लेकर कहीं जा रहा था। वूजिन अपनी नाव पे होता है, सामने एक आदमी होता है जो अपनी नाव लेकर आता है। वो कहता है एक प्रॉब्लम हो गई है, और फिर उसे 3-4 बच्चे होते हैं उसके नाव पे। वो आदमी उसे कहता है कि चीन से लेकर आया हूँ इन्हें। उन सब बच्चों में से एक बच्चे को चोट लगी होती है। वो कहता है तूफान की वजह से बोट इधर उधर हिलने की वजह से इसे चोट लग गई। वो डरा हुआ होता है। वो उसे पूछता है अब इसका क्या करे, क्या इसको फेंक दे। लेकिन वूजिन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर वो आदमी मना करता है कि अगर हॉस्पिटल लेके गए तो पुलिस को पता चलेगी और मैं दोबारा नहीं जाना चाहता जेल। लेकिन वूजी उस बच्ची को अपनी नाव पे ले आता है। वो आदमी उसे रोकना चाहता है, तो वो एक रॉड उठा के उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जियान आ जाती है और उस आदमी को मारती है। जियान उस बच्ची के ऊपर टाँके लगा देती है, और यहाँ पे वो टाँके मछली मारने वाले जो हुक होते हैं उससे लगा रही होती है। वूजिन ये सब देख के उससे पूछता है, क्या तुमने नर्स की पढ़ाई की है, मतलब क्या तुमने मेडिकल की पढ़ाई की है। पर वो कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वूजिन इन बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास लेके आता है। हॉस्पिटल जाने के लिए कह देता है कि उन्हें बाद में ले जाने के लिए कि कहीं इन्फेक्शन ना हो गया हो। साथ में वो कुछ पैसे भी उन लोगों को दे देता है। ब्रदर मैसेज करता है जियान को और बताता है कि वो ऐप हमारी नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगले सीन में हम वुजिन और जियान को आइलैंड पर देखते हैं जहाँ पर वुजिन बताता है कि वो क्या काम करता है। वो बताता है वो बच्चों की तस्करी करता है। चीन से लोग कोरिया में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं आ पाते, इसलिए तस्करी करके वो उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाता है। जियान कहती है ठीक है, पिछली बार पार्सल में तुम्हारे पास गन थी, वो कहाँ से आई थी। जिसमें वुजिन बताता है मुझे नहीं पता था कि उसमें गन है, उस आदमी ने मुझसे एक फेवर मांगा था तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था। वुजिन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाद में वो उस ऐप के बारे में पूछती है, इसके बारे में बताओ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जियान जियान और वुजिन का इसी में यहीं पे कट हो जाता है। बाद में हम कुसानागी को देखते हैं जो कि ऑपरेशन कराना चाहती है। फिर हम एक बार में 2 गैंग के बॉस को देखते हैं जो किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन तभी बाहर बाहर में हम बेल को देखते हैं जो इन्हें मारने के लिए आया होता है। कुसानागी वो सीन याद करती है जब वो अपनी टीम से बात कर रही थी, तो उन लोगों ने कहा था कि अगर बेल हमारी बात नहीं सुनता है तो हम उसे मार देंगे, अगर वो कोऑपरेट करेगा तो ही हमारी टीम में रहेगा। कुसानागी ने कहा था अगर वो नहीं कोऑपरेट करता है तो तुम उसको मार देना। तभी वहाँ क्यू की टीम भी अंदर आ जाती है और गैंग से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वो लोग सबको मार देते हैं, लेकिन जे बेल की ओर देखता है और कहता है अभी भी एक बाकी है। बाद में फाइट करने लगते हैं। कुसानागी ये सब देख रही होती है कैमरे से। वो क्यू से कहती है कि उसे रोको, बेल हमें चाहिए जिनमैन को पकड़ने के लिए, हमें बेल की ज़रूरत है। बाद में क्यू को उनकी लड़ाई रोकनी पड़ती है। फिर हम आइलैंड पर जियान को देखते हैं, वो वहाँ की लेडीज़ का हेल्प करती है। यहाँ पर वुजिन भी आता है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करती। बाद में वो चला जाता है। वहाँ की बूढ़ी लेडीज़ जियान से पूछती है कि तुम्हारे और वुजिन के बीच कुछ हुआ है क्या, तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। वो बताती है हमारा वुजिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। जियान कहती है क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ, जिसमें वो लेडीज़ कहती है तुम हमसे कुछ भी पूछ सकती हो। फिर वो उनसे पूछती है कि वो लोग सबको जिया वुजिन को बेटा क्यों कहते हैं। वो लेडीज़ बताती है कि बचपन में उसके पिता की डेथ हो गई थी, उसकी माँ भी चली गई थी, यहाँ पर उसे उसके ग्रैंडफादर बचे हुए थे, लेकिन नाव डूबने की वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी। हम सभी ने उसको मिलकर पाला है, इसलिए हम लोग उसे बेटा कहते हैं। शाम में वुजिन जियान के पास आता है उसे खाना देने के लिए, और उसे सब चेक करने के लिए कहता है। एक पर्ची भी देता है, इसमें आईडी पासवर्ड होता है ऐप का, और कहता है कि इसको लॉगिन करके देख लेना, मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे ब्लॉक कर दिया गया है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो जियान उसे रोक के पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है, तुमने खाना खाया। वो बताती है कि आंटियों ने मुझे खाना दिया है जो कि बहुत है, चलो साथ में खाते हैं। फिर दोनों साथ अंदर जाते हैं, दोनों को एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं। जियान उससे पूछती है क्या तुम पुलिस के हवाले खुद को कर दोगे। वो हामी भरता है, लेकिन फिर जियान कहती है
अगर तुम जेल चले जाओगे तो यहाँ तुम्हारी आंटी लोग की सारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? तुम खुद को सरेंडर मत करो, मैं तुम्हारी इस बात को सीक्रेट रखूंगी। ये सुनने के बाद वो जिन खुश हो जाता है और बार बार उसको थैंक यू करने लगता है। वो जिन उससे कहता है तुम मेरे सारे सीक्रेट्स को जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम बता सकती हो वो चीज़ क्या है? तुमने उसे वहाँ पर सेव क्यों किया हुआ है? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। वो कहता है शायद मैंने लाइन क्रॉस कर दी होगी, लेकिन बाद में जियान उसे बता देती है कि कोई मुझे मारने के लिए आ सकता है, इसलिए ये सब मैंने सेट किया हुआ है। वो बताती है बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, मेरे अंकल ने मेरी परवरिश की है, उन्होंने मुझे ट्रेन किया है ताकि मैं खुद को सेफ रख सकूं, लेकिन उनके पास मुझे बहुत डर लगता था और मैं भागकर यहाँ आ गई। मुजिन उससे कहता है कि तुम्हारे अंकल बुरे आदमी है, लेकिन वो मना कर देती है। जियान मुजिन से कहती है क्या हम लोग कैजुअली बात कर सकते हैं, क्योंकि आंटी ने बताया कि हम लोग दोनों एक एज के हैं। वो बताती है कि वो 22 साल की है, तो मुजिन भी उससे कहता है कि मैं भी 22 का हूँ। नेक्स्ट सीन में हम योंग और उसके दोस्तों को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा आइलैंड है, हम जियान को कहाँ ढूंढेंगे? योंग कहता है पहले उस आदमी को ढूंढना होगा जो हमारे सामान को लेकर भाग गया, बाद में जियान को ढूंढेंगे। फिर वो लोग उस फ़ोटो को देखते हैं जहाँ इसको पकड़ने के लिए ढेर सारा इनाम रखा गया होता है, जो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। वही फ़ोटो जो जियान की फ़ोटो जो लगी होती है। रात में हम जियान को देखते हैं रनिंग कर रही होती है, तभी वहाँ साथ में वुजिन भी आ जाता है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुजिन कहता है तुमने कहा था तुम्हें डर लगता है, लेकिन जियान कहती है मैंने कब कहा, लेकिन फिर भी वो खुश होती है कि वो उसके साथ है। फिर हम देखते हैं इसी तरह वो दोनों रोज़ रात में रनिंग करते हैं। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं, जियान और वुजिन की दोस्ती बढ़ने लगती है। अब हम योंग को देखते हैं, क्योंकि उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने इसके सामान को चुराया था। वो लोग जियान की फ़ोटो दिखाते हैं उसे और पूछते हैं ये लड़की कहाँ पर है। उधर हम जियान को देखते हैं जो कि वुजिन के साथ होती है। वहाँ पे वो उसको बताती है कि मुझे तुमसे जलन होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं और ये प्यार मुझे कभी नहीं मिला। मैं अपने अंकल के साथ रहा करती थी, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे कभी फील नहीं हुई। वुजिन उससे कहता है वो सब तुम्हारा पास्ट था, उसके बारे में भूल जाओ, प्रेजेंट को देखो, प्रेजेंट में सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहता है और मैं भी। बाद में वो उसका हाथ होल्ड करता है। जियान स्माइल करती है। जब दोनों वापस घर आ रहे थे तो पीछे से योंग आ जाता है, जो उसको पीछे से जियान नाम से आवाज़ लगाता है। वो शॉक्ड होकर खड़ी हो जाती है। वुजिन पीछे मुड़ के पूछता है कौन है? जियान वुजिन से कहती है जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना। वो गिनती है। वुजिन भागने लगता है तो सामने एक आदमी उसे रोक लेता है। जियान दौड़ के जाती है और उस आदमी को मार के गिरा देती है। योंग कहता है तुम कोई मामूली लड़की नहीं लगती। जियान और वुजिन दौड़ के घर भागते हैं। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर जियान एक मटके को फोड़ देती है और घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही वो आदमी घर के पास आता है, हम देखते हैं जियान दरवाजे के पीछे छुपी होती है, एक रिमोट टाइप का कुछ पकड़ी होती है। वो आदमी जैसे ही दरवाजे पास आता है वो उसे दबा देती है, जिससे मटके के अंदर का बम फट जाता है और उससे उस आदमी की डेथ हो जाती है। योंग और उसका दोस्त बचे हुए लोग घर के अंदर आ जाते हैं। जियान भी वुजिन को लेकर अपने सीक्रेट रूम में आती है। कैमरा में उस आदमी को देखने लगती है। वुजिन उसके हाथ में गन देख लेता है और बहुत डर जाता है। जियान उसे कहती है मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगी। अब वो कैमरे में देखती है कि वो लोग अंदर आ चुके हैं। वो वेट कर रही होती है अपने सेटअप का। कहीं पे वो सेट लगाई होती है कि अगर पैर कहीं टच होगा तो वो पकड़ लेगी उसे, पर वो आदमी वहाँ पे पैर नहीं रखता और बच जाता है। फिर आगे एक और ट्रैप होता है, इसमें वो आदमी फंस जाता है। वो चिल्लाता है तो योंग को पता चल जाता है। तो योंग उसका चिल्लाना सुन के आता है। उसको पता चल जाता है कि जियान कहाँ पे है। वो जियान तब जल्दी से टेबल को पलट के उसके पीछे छिप जाती है वो जिनको लेके। वहाँ पे गोलियाँ चलने लगती है। उधर से योंग भी गोली चला रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई आता है और योंग और उसके दोस्तों को मार देता है। जियान शॉक्ड होती है और ये कोई और नहीं मिनाई होती है, जो कि जियान को देखकर स्माइल करती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम जिनमैन को उसकी टीम के साथ देखते हैं। ब्रदर कुछ लोगों की फ़ोटो दिखा रहा होता है उन्हें और बताता है कि ये सब लोग चीन से आए हैं, हमारे डाटाबेस में इनका कोई डाटा नहीं है। जिनमैन कहता है मुझे जियान को बचाने के लिए जाना होगा, इससे पहले कि वो हमको ढूंढ ले। लेकिन तभी कैमरा में देखते हैं, इन्हें पता चलता है यहाँ पर नई गाड़ियाँ आ चुकी है। उनका दोस्त कहता है कि वो लोग पहले ही हमें ढूंढ चुके हैं। बाहर में लोग ड्रोन ऊपर छोड़ देते हैं ताकि जिनमैन लोग का पता लगाया जा सके। जे बेल से कहता है हमें जिनमैन जिंदा चाहिए, लेकिन बेल कह देता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, वरना तुम मारे जाओगे। इससे पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुसुमागी होटल में जे के साथ होती है। वो जे से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, इस मिशन में सबसे पहले जिनमैन तक वही पहुंचेगा। वो चाहती थी कि जिनमैन को पकड़ने का पूरा क्रेडिट सिर्फ जे को मिले। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी फिर से ऑपरेशन पर लौटती है। बेबीलोन के सोल्जर्स कंटेनर एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन हम देखते हैं कंटेनर के ऊपर जिनमैन का दोस्त योंग छिपा बैठा होता है। जैसे ही सब लोग अंदर घुसते हैं, वो नीचे आके बाकी जो 2 लोग गार्ड्स खड़े होते हैं बाहर में, उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद वो कंटेनर के अंदर एक बॉम्ब फेंक देता है। बॉम्ब देखते ही बेल बिना सोचे समझे अंदर छलांग लगा देता है। जे भी उसके पीछे कूद जाता है। जे उससे पूछता है तुम्हें पहले से पता था अंदर ट्रैप है, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? बेल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब वो अंदर आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके अलग-अलग रास्ते थे। 2 तरफ जाने के, दोनों अलग-अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में जे का सामना सीधे जिनमैन से हो जाता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस के सामने जे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जिनमैन आसानी से उसे हरा देता है, हालांकि वो जे को मारता नहीं। इधर गोलियों की आवाज़ सुनकर बेल भी वहाँ पहुँच जाता है। आते ही वो जिनमैन पर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। जिनमैन किसी तरह ऊपर की तरफ निकल जाता है। यह देखकर जे गुस्से में बेल का हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैंने साफ कहा था उसे जिंदा पकड़ना है। लेकिन बेल वो उसकी ऑर्डर्स की परवाह नहीं थी। वो जे पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में बेल अपने ही साथी जे को मार देता है। उसके बाद वो उसे कहता है मैंने पहले ही कहा था मेरे रास्ते में मत आना। अब ये यहाँ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ दूर बैठी
कुशनागी देख रही होती है। जे की मौत देखकर वो भी शॉक हो जाती है, थोड़ा डर भी जाती है। इधर जिनमैन एक मूविंग कंटेनर के अंदर पहुंच जाता है। बेल भी उसका पीछा करते हुए उसी कंटेनर में कूद जाता है, लेकिन अंदर आते ही जिनमैन कंटेनर का गेट लॉक कर देता है। अब दोनों आमने सामने थे। इसके बाद दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होता है। एक लंबी फाइट के बाद जिनमैन चुपके से बेल के हेलमेट पर एक छोटा सा एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा देता है। बेल जब वो पहनता है तो जिनमैन रिमोट के बटन दबा देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और बेल बुरी तरह घायल हो जाता है। अब जिनमैन उसके पास आता है, गन उठाता है और बेल पर लगातार फायर करता है। फायरिंग से पहले मरते हुए भी बेल जिनमैन से कह रहा होता है, मिलते हैं नर्क में, और यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। उधर जिनमैन के दोस्त तुरंत वहाँ ट्रक लेके पहुँचते हैं और उसे सुरक्षित वहाँ से निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ इधर कुशनागी अपने एम्प्लॉय से पूछती है कि क्या यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब रिपोर्ट हो रहा है। वो लोग मना कर देते हैं। कुशनागी बाहर आती है और अपने एक आदमी से कहती है कि क्या तुम यहाँ सब कुछ हैंडल कर सकते हो। वो हामी भरता है। कुशनागी बताती है कि आगे हमारी क्या प्लानिंग है। वो कहती है आज जो कुछ भी हुआ है वो सब बेल ने नहीं किया है, बेल ने जे को नहीं मारा है, जिनमैन ने ऐसा किया है। हम इसी तरह प्लान करेंगे कि सबको विश्वास हो जाए और क्यू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। फिर वो अपने होटल रूम में आती है। वहाँ फ्रेश होकर रूम सर्विस को कॉल करती है। बेड पे लेट के वो उस वीडियो को बार-बार देख रही होती है जहाँ पे जिनमैन और जे के बीच फाइट चल रहा था। लेकिन तभी उसके पास उस आदमी का कॉल आता है और वो कहता है काम हो गया है। लेकिन वो बताता है कि वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। वो कहती है अच्छा है ना, इससे और ज़्यादा नेचुरल लगेगा। फिर हम एक सीन में देखते हैं जिसमें सारे सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग में काम खत्म करके बस से अपने घर जा रहे थे। इधर कुशनागी उस आदमी से कह रही होती है आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बेल टीम का हिस्सा है। उसे जे को नहीं मारना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, जे क्यू का भाई था। जब उसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर हम देखते हैं गार्ड लोग जिस बस में जा रहे होते हैं वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है और ये काम कुशनागी नहीं करवाया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है आइलैंड पर, जहाँ पे जिनमैन के लोग आए होते हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक आदमी वो जिनसे बात करता है, बताता है शुक्र है यहाँ पर तुम्हारे लोग नहीं थे, सभी आइलैंड से बाहर गए हुए थे, अगर ऐसा होता तो पता नहीं क्या होता। वो उसे बताता है कि जियान अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। उसके जाने के बाद उसे भूल जाना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अगर उसने चुप्पी बनाई रखी तो वो भी सुरक्षित रहेगा। एक लेकर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। किम के जाने के बाद वो जियान से पूछता है तुम्हारा असली नाम सच में जोंग जियान है। जियान बिना कुछ छुपाया हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो जिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम की बातचीत मिन्हे से होती है। वो पूछता है क्या सच में जियान को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर जियान भी पीछे आती है फुजिन के पीछे जाने के लिए, लेकिन मिन्हा उसे रोक देती है। वो उसे समझाती है कि अगर इस समय जियान बाहर निकली तो दुश्मन उसे तुरंत पहचान लेंगे, तो ऐसा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कुछ देर बाद दोनों घर के अंदर बैठते हैं। जियान मिन्हे से कहती है उसे भूख लगी है। दोनों साथ में खाने के लिए बैठते हैं। जियान गांव की आंटियों द्वारा दिया गया ढेर सारा खाना मिन्हे को दिखाती है। वो मुस्कुराते हुए सबके बारे में बता रही होती है कि कैसे इन लोगों ने उसे अपने परिवार की तरह अपनाया, इतना प्यार दिया। वो मिन्हे से कहती है उसे ऐसा अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी फील नहीं हुआ था। वो इमोशनल होकर कहती है यहाँ रहते हुए जो खुशी उसे मिली शायद वो अपने अंकल जिनमैन के साथ रहते हुए कभी भी महसूस नहीं कर पाई। मिन्हा ये सब कुछ शांति से सुनती है। फिर उसे कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं रहेगा। वो जियान को बताती है अगर बाकियों को तुम्हारा यहाँ रहने का पता लग गया तो यहाँ इस आइलैंड के लोग भी सेफ नहीं रहेंगे, सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ हम वुजिन को देखते हैं। समुद्र किनारे वो अकेला बैठा होता है। तभी अचानक पूरे आइलैंड की बिजली चली जाती है। शुरुआत में उसे लगता है शायद सामान्य पावर कट हुआ है, लेकिन अगले ही पर उसकी नज़र समुद्र की तरफ जाती है जहाँ कई बोट्स तेजी से आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। हर बोट पे बहुत से लोग थे। उन्हें देखते ही वुजिन समझ जाता है ये लोग जिन जियोन के लिए आए हैं। हम देखते हैं उन लोगों के बीच क्यू भी मौजूद होती है। वुजिन तुरंत जियान को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय जियान अपने बैग पैक कर रही होती है तो वो कॉल नहीं देखती। अब वुजिन जल्दी से अपना बाइक उठाता है और पूरी तेजी से जियान के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर क्यू के लोग भी अपना ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। वे रास्ते में दिखाई देने वाले क्लीनिंग टीम के कई मेंबर्स को खत्म कर देते हैं। कुछ ही देर बाद जियान के घर पहुंच जाता है वुजिन। घबराई आवाज़ में वो उससे कहता है वो लोग वहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जियान मिन्हे की तरफ देखती है। वह पूछती है कि मरीन की तरफ जाने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। वुजिन जंगल के बीच से निकलने वाला सीक्रेट रूट उसे बताता है। मिन्हाई डिसीजन लेती है कि वुजिन जियान को लेके यहाँ से निकलेगा। तो वो वुजिन से कहती है कि वो जियान को लेकर यहाँ से चला जाए, बाकी लोगों को वो और मिस्टर किम संभाल लेंगे। अब जियान और वुजिन जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मिन्हाई और मिस्टर किम जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं वहाँ कई सारी व्हीकल्स आ चुकी है। उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, दीवार को कवर के रूप में यूज़ करते हैं और इनके बीच बहुत सारी फायरिंग होती है। तभी दो मोटर बाइक आते हैं और घर के अंदर बम फेंक देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। क्यू का एक आदमी उसे दिखाता है कि बाइक पर कोई जा रहा है। कैमरे मतलब अपने ड्रोन के कैमरे के हेल्प से वो दिखा रहा होता है। क्यू समझ जाती है कि ये जियान ही होगी। वो गाड़ी में बैठ के कहती है चलो उनके पास चलते हैं। कुछ लोग घर के अंदर आते हैं। मिनाय और मिस्टर किम को ढूंढते हैं, लेकिन मिनाय और मिस्टर किम इन सभी को मार देते हैं। सीन जियान की तरफ होता है। वहाँ दिखाते हैं वो लोग देखते हैं कुछ व्हीकल्स उनके पास आ गई है। जियान अपनी गन निकालती है और फायरिंग स्टार्ट कर देती है। एक आदमी को नीचे गिरा देती है। पीछे मिन्हाई बाइक लेकर आती है। जिन भी अपना दिमाग लगाते हुए रास्ता चेंज करके फॉरेस्ट के रास्ते को यूज़ करता है, लेकिन सभी लोग इनके पीछा कर रहे थे। मिन्हाई भी यहाँ आ जाती है बाइक में। मिन्हाई कई लोगों को नीचे गिरा देती है। काफ़ी देर रेस के बाद आखिरकार वो जिन बीच तक पहुँच जाता है। उनका प्लान था बोट के जरिए वहाँ से निकलने का, लेकिन क्यू गन चलाती है जिसकी वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं।
क्यू उनके सामने खड़ी हो जाती है। वो जियान से कहती है मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड को यही मार दूँगी। लेकिन जियान को जवाब देती उससे पहले ही दूसरी साइड में जो बोट था जिससे वो लोग जाने वाले थे, उसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। अब उनके पास बचने का रास्ता सब खत्म हो चुका था। उसी समय मिन्हाई वहाँ पहुँच जाती है। वो बाइक से सीधे क्यू की तरफ बढ़ती है और लगातार फायरिंग शुरू कर देती है। बाइक का पिछला हिस्सा क्यू से टकरा जाता है। जोरदार टक्कर लगने की वजह से क्यू कुछ पल के लिए वहाँ बेहोश हो जाती है। वो जिन्होंने कहता है कि उनके पास दूसरी बोट है। तीनों तुरंत उसकी ओर भागते हैं। कुछ ही देर बाद क्यू को होश आ जाता है। वो बिना समय गंवाए बाइक को लेकर फिर से उनका पीछा शुरू कर देती है। इधर ये लोग बोट से पानी के रास्ते से जा रहे थे, उधर क्यू रोड के थ्रू इनकी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। वो एक लंबी छलांग लगाकर सीधे उनके सामने पहुंच जाती है। अब मिन्हाई और क्यू आमने सामने थे। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। काफ़ी देर तक कोई भी नहीं पीछे हटता। इसी बीच जियान अपना गन निकालती है। वो निशाना लगाकर फायर करती है। फायर की वजह से क्यू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे समुद्र में गिरती है। लेकिन क्यू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसके कई आदमियों पहले से पानी में मौजूद थे। वो पानी से बाहर निकल के उन्हें बताती है कि बोट किस ओर जा रहा है। उसके लोग जियान का पीछा शुरू कर देते हैं। उधर जियान और वुजिन बोट में आगे बढ़ रहे होते हैं। जियान वुजिन के पास आती है। वो देखती है उसका हाथ काँप रहा है। वो पीछे से उसे कैसे पकड़ लेती है और धीरे से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए। वुजिन मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उसकी ये बात सुनकर जियान की आंखें भर आती है। आगे बढ़ के वो विजिन को किस कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ क्यू की टीम उनकी बोट तक पहुंच चुकी थी। उन्हें जियान की बोट दिखाई देती है। वो लोग उसकी बोट की ओर फायरिंग करते हैं। उनके बोट का जो लीडर था वो अपने लोगों से कहता है, याद रखना जियान हमें जिंदा चाहिए। अब देखते ही देखते चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। जियान तुरंत वो जिन को नीचे झुका देती है। उसे लगता है कि दोनों सुरक्षित है। लेकिन तभी देखती है कि वो जिन को एक गोली लग चुकी है। जियान बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। वो जिन बहुत धीमी आवाज़ में उसे पूछता है, तुम्हारा असली नाम सच में जियोन ही है? जियान रोते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वो जिन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। इतना कहने के बाद वो अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है। वो जिन की मौत के साथ ही जियान पूरी तरह टूट जाती है। वो बहुत रोने लगती है। रोते रोते वो अपने अंकल जोंग जिनमैन को पुकारती है। तभी आसमान से अचानक एक हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचता है। आते ही वो क्यू की टीम के बोट्स पर बहुत सारी मिसाइल्स अटैक शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में कई बोट समुद्र में डूब जाती है। हेलीकॉप्टर नीचे दिखाता है और हम देखते हैं उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि जोंग जिनमैन होता है। जिनमैन की नज़र सीधे जियान पर पड़ती है और जियान भी अपने अंकल को देखकर वहीं खड़ी हो जाती है। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।